अब informal governance structure, that is more dangerous, and that is more deeply intertwined with the governance of the institution by its locality. कि सक्कर के डायनामिक्स और होंगे, कराची के डायनामिक्स और होंगे, अब लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है तो उसके डायनामिक्स और होंगे, और अगर इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है तो उसके गवर्नेंस के डायनामिक्स और होंगे। ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जहाँ पे हमें ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान में बैलेंस क्रिएट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सही शेख लाइव, सही शेख के साथ। और आज हमेशा की तरह कोशिश है कि नए मेहमानों को इनवाइट करें ताकि देखने वालों को कोई नई चीज़ सुनने को मिले। और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवीद शेख साहब हैं, जो वाइस चांसलर हैं शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर। और हमारी कोशिश होगी कि इनकी बातें और इनकी इंसाइट्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो बताना चाहेंगे उनसे सुनेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और आपने मुझे टाइम दिया कि वी कैन प्रमोट आवर यूनिवर्सिटी एंड वी कैन प्रमोट the discussions on higher education. थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए पहले तो ये बताएं कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा अपना ब्रीफली तारुफ करा दें देखने वालों के लिए, ताकि हम फिर मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं। जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरी जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो शिकारपुर से है, और उसके बाद आई मूव्ड टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और फिर एमएससी इकोनॉमिक्स फ्रॉम 94 to 99 कंप्लीट की। फिर मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से एज ए लेक्चरर किया 2000 में। उसके बाद फिर मैं मूव किया, मैंने जर्मनी पीएचडी के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, वहाँ से पीएचडी की मैंने 2011 में वापस आया। एंड देन अगेन आई मूव टू दुबई, और वहाँ पे 5 साल के लिए मैंने रिसर्च कैंपस कोऑर्डिनेटर और प्रोफेसर के तौर पे काम किया ज़ाबिस दुबई में। वहाँ पे मतलब आई वुड प्राउडली से दैट हमारी जो मेंटोर थी, हमारी जो डायरेक्टर साहिबा थी, वो थी मैडम बख्तावर भुट्टो जरदारी। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला एंड वी लर्नड अ लॉट देयर अंडर हर लीडरशिप। और वहाँ पे जो हमारे कोर्सेज थे रिसर्च के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शाह लतीफ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे भी तकरीबन 6-7 महीने से वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले डीन था, PGS डायरेक्टर, QVC डायरेक्टर, स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर। So variety of positions and experiences have been collected. नहीं, दिस इज अ वेरी इम्प्रेसिव प्रोफाइल, और माशाल्लाह आपका एक बड़ा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस और डिफरेंट जगहों पे रहना, मुल्क में, मुल्क से बाहर, और हायर एजुकेशन को समझना, तो यू आर एट राइट प्लेस। अब मुझे ये बताइए कि ये शिकारपुर की यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कब हुई स्टार्ट, क्या कर रही है, क्या एनरोलमेंट है, और आपके ख्याल में क्या चैलेंजेस हैं? असल में ये एक कैंपस था। 2012 में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के छोटे से कैंपस के तौर पे इस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर 2018 में ये एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस HEC में और सिंध गवर्नमेंट के चार्टर के थ्रू मिला इनको। और मैं इसका टेन्यूर्ड सेकंड वाइस चांसलर हूँ। मुझसे पहले वाइस चांसलर थे 2019 से 2023 तक। जब 2018 में यूनिवर्सिटी बनी तो फिर निसार सिद्दीकी साहब जो IPA के वाइस चांसलर भी थे, उनको चार्ज दी गई थी इसकी। तो मेरी ये खुशनसीबी है कि निसार साहब जहाँ पे वाइस चांसलर रहे वहाँ पे मैं भी वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली कोई टेन्यूर्ड वाइस चांसलर यहाँ पे रह नहीं पाया, तो एडहॉक बेसिस पे रही 2 महीने 3 महीने के लिए। तो चैलेंजेस मेरे हिसाब से
यही है कि गवर्नेंस है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से रेगुलर वाइस चांसलर नहीं था, जिसकी वजह से कुछ गवर्नेंस इश्यूज यहाँ पे रहे हैं। तो बाकी छोटी यूनिवर्सिटी है, 7 डिग्री प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स है और कॉमर्स है, टीचर एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और टीचर एजुकेशन। तो ये 6-7 प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, BS 4 years प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं। तो हर साल इनके इनटेक होता है हमारे पास, तकरीबन 300 से हाँ 50 के करीब हमारी सीटें होती हैं हर डिपार्टमेंट में। और तकरीबन समझ लें 300 की 350 के लगभग हम इनटेक लेते हैं हर साल। इस दफा हमने नया किया है, हमने कोशिश की है कि हम जहाँ पे हमारे पास फुल PhD फैकल्टी है वहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी अनाउंस करें। जिस ठीक तरह इंग्लिश डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमारे पास फुल फैकल्टी है, PhD होल्डर्स हैं, वहाँ पे हम PhD और MS का प्लान कर रहे हैं। NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है HEC को, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर साहब, ये बच्चे जो आपके पास हैं, क्या वो सिर्फ शिकारपुर से हैं या कहीं और से भी आते हैं? काफी मतलब बाहर से भी आते हैं, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं और रत्तो देरो और नौ देरो से भी आते हैं, क्योंकि हमारी पॉइंट वहाँ चलती है। और सक्खर से आते हैं, और कुछ तो सक्खर के आसपास के इलाकों से भी आते हैं, और जैकबाबाद से आते हैं। तो अगर हम ये कहें कि मिक्स हमारे पास डोमिसाइल होल्डर्स हैं, सिर्फ शिकारपुर के बलूचिस्तान के भी हैं? नहीं, बलूचिस्तान के भी नहीं है। वो उनका मसला ये कि ये जो डेली कम्यूटर्स हैं या डे स्कॉलर्स जिनको कहें, हम सिर्फ उनको अभी यहाँ पे अच्छा, सही है। एडमिशन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल नहीं है। हाँ, मैं आपसे तो पूछने अभी जा रहा था। काम, हाँ। जी, अभी PSDP के तहत जो है वो PSDP का काम रुका हुआ था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग कमीशन और HEC के विजिट के बाद उसको भी अनफ्रीज करवाया, और वो अभी इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है। तो उसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है। तो हम देखेंगे, नीट के हिसाब से 1-2 साल लगते हैं, काम खत्म होता है तो वी विल स्टार्ट एडमिशंस एंड इनवाइटिंग आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज फॉर डॉक्टर साहब, ये शिकारपुर में तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये एक वाहिद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और अगर हम मिला लें सक्खर और शिकारपुर, तो सक्खर में पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी डेवलपमेंट है विद रिगार्ड्स टू एस्टैब्लिशिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो क्या कहेंगे इन दोनों के, उसमें टोटल कितने इस वक्त हैं? अगर हम देखें कि इस रीजन के सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना को मिला लें अगर, तो कितनी कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं? शिकारपुर में एक ही है, और फिर IBA की आउटरीच काफी बढ़ गई है। कदकोट में उनका कैंपस है, कोटकी में उनका कैंपस है, और इस रीजन के बाहर भी कैंपस है, दादू में भी कैंपस है इनका, ठट्टा कैंपस भी है इनका। उनकी आउटरीच वैसे हायर एजुकेशन में भी ज्यादा है। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो IBA कम्युनिटी कॉलेजेस के थ्रू वो भी है। उसके बाद सक्खर में अरोड़ यूनिवर्सिटी है या BNB यूनिवर्सिटी है, ये 3 यूनिवर्सिटियां तो चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सक्खर और शिकारपुर के दरमियान तकरीबन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये सिंध गवर्नमेंट का एक प्लान था कि हायर एजुकेशन डोर स्टेप पे पहुंचाई जाए स्टूडेंट्स को, ताकि चंद यूनिवर्सिटियों पे प्रेशर ज्यादा ना हो। तो ये यूनिवर्सिटी मतलब 2012 में कैंपस के तौर पे काम किया, फिर 2018 में फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो ट्रू पोटेंशियल उसका अचीव नहीं हुआ। तो उसका रीजन ये था कि एकेडमिक ब्लॉक भी नहीं बना था, उसमें हॉस्टल्स नहीं बने, और नया जो कैंपस PC1 मंजूर हुआ था वो भी नहीं हुआ था। तो इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में इंशाल्लाह मेरे ही टेन्योर में ये चीजें हम कंप्लीट करेंगे, और हम अपने बच्चों की क्लासें उस एकेडमिक ब्लॉक में लेके जाएंगे जहाँ पे असल में उनको 8 साल पहले होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी बात बहुत सारे एकेडमिशियन से हुई। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में HEC चेयरमैन तारिक रफी साहब से बात की, मेरी बात प्रोफेसर डॉक्टर सरोज लोधी साहब से भी हुई, और इसी तरह सिंध के जामियात जो कराची में बिलखुसूस वहाँ पे सलीम अहमद साहब हैं और कुछ और लोग हैं। अच्छा, मैंने चेयरमैन HEC से ये पूछा कि क्या वजह है कि हमारी जामियात, अगर हम फोकस कर रहे हैं सिंध को, वैसे तो पाकिस्तान भर में एक ही जैसा माहौल है,
कि क्यों इंटरनेशनल रैंकिंग में पीछे रह जाती हैं, क्या वजह है। तो डेफिनेटली उनकी एक अपनी इस पे राय थी, और वो मैं उस पॉडकास्ट का भी लिंक आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या वजह है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव इन्वेस्टेड टू मच ऑन हायर एजुकेशन, लेकिन हम आज भी उस मकाम पे इंटरनेशनल रैंकिंग में नहीं जहां हमें कम से कम होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की बात कोई भी करता है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल से। 2018 से जो हमारा बजट है हायर एजुकेशन का वो फ्रोजन है एट 67 to 70 बिलियन रुपीस। अब 67 बिलियन रुपीस पूरे पाकिस्तान का बजट है। अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज अपना टॉप रैंकिंग अचीव करती हैं तो उनकी एक यूनिवर्सिटी का बजट भी इससे 10 गुना ज्यादा होता है। तो हम पूरे पाकिस्तान को उस बजट से चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस बजट से एक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं हायर एजुकेशन पे। दूसरा जो बड़ा इशू है अभी भी हम देखें तो इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर एशिया के रैंकिंग की बात करें तो बड़े शहरों की यूनिवर्सिटियां तो रैंकिंग में आ जाती हैं क्योंकि उसमें ज्यादा जो वेटेज होता है वो इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेजेस पे होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में लिख रहे हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी है या दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, तो वहां पे आपको ये दिखाई देगा कि ये यूनिवर्सिटियां रैंकिंग में कैसे आ जाती हैं। तो उनका जो हैवी वेट होता है वो इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज की वजह से होता है, वहां पे इंडस्ट्री है। अब शेख अयाज यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर हम लाना चाहें तो भी नहीं ला सकते। रीजन क्या है कि हमारे पास वो इंडस्ट्रियल लिंकेज नहीं है, इंडस्ट्री है ही नहीं आसपास। तो हम कितना भी पीएचडी फैकल्टी हायर कर लें, कितना भी अपना मेयार बुलंद कर लें, कितना भी अपना काम कर लें, उसके बावजूद भी हमें वो इंटरनेशनल रैंकिंग में शायद वो प्लेस ना मिल सके सिर्फ एक इस कंपोनेंट की वजह से। अब हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स है अपने शहरों में, सक्खर में है, शिकारपुर में है, खैरपुर में है, लाड़काना में है, हम उनके साथ स्टूडेंट्स का लाइजोन डेवलप करने की कोशिश तो करते हैं कि वो इंटर्नशिप के लिए वहां जाएं, जॉब प्लेसमेंट के फेयर्स हम लगवाएं, लेकिन वो कितनी कैपेसिटी है इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और इदारों की कि जो हमारे ग्रेजुएट्स को वहां पे इन दूसरा जो मेन फैक्टर है वो उसकी एलुमनाई होती है यूनिवर्सिटी की। आप पाकिस्तान में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज देख लें, उनकी एलुमनाई पिछले 10 साल से कहाँ पे है, और जो रैंकिंग में नहीं है उनकी एलुमनाई कहाँ पे है। तो एलुमनाई पे यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पे ये जाता है कि यूनिवर्सिटियां सीरियसली नहीं लेती एलुमनाई को, और जो यूनिवर्सिटियां सीरियसली लेती हैं एलुमनाई को, कराची आईबीए का जो हमारा एग्जांपल है दैट इज द ब्राइटेस्ट एग्जांपल, जिन्होंने कैपिटलाइज किया अपनी एलुमनाई को और उनका इमेज बिल्डिंग और ब्रांड इमेज जो है उसको इम्प्रूव किया। तो एक ये चीज है जो यूनिवर्सिटियों को करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम ये प्लान कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में जब मौसम ठीक हो जाए हम अपनी एलुमनाई की पहली गैदरिंग यहाँ पे रखेंगे और उनको कम्युनिटी सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉय या इस तरह के जो अवार्ड्स हैं हम उनको देंगे ताकि वो इंकरेज हो। दूसरा वो हमारे साथ अपने इदारे के साथ इंटीग्रेट। बड़ी अच्छी सोच है आपकी डॉक्टर साहब, राइटली एग्रीड। आपने बिल्कुल सही रीजंस बताई कि रैंकिंग में हम क्यों पीछे हैं, और बिलखुसूस आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में तो बड़ा ही क्लियरली पता लगता है कि चूंकि लिंकेजेस क्रिएट नहीं और हो नहीं सकती फिलहाल, तो रैंकिंग में आना तो फिलहाल मुमकिन नहीं है। अच्छा, हाउ फॉर यू थिंक दैट द गवर्नेंस is equally important in running higher education institutions? बहुत इम्पोर्टेंट है। So system with rules is very important. गवर्नेंस को हम अगर सादा जुबान में देखें तो गवर्नेंस का मतलब ये है कि हु इज डिसाइडिंग। तो पहले हम यूनिवर्सिटियों की ऑटोनॉमी की बात करते थे तो हम कहते थे कि जी वाइस चांसलर किंग है, वाइस चांसलर डिसाइड्स एवरीथिंग। लेकिन जब से हमारी ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट से आती है और वो परफॉर्मेंस और ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेसेस है उसके थ्रू होके आती है, तो हम तो सेक्शनल जो
जो जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ हम बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि उनकी नजर करम कब हमारे पास पड़ती है, तो फिर हम चीजों को, तो ये पूरे पाकिस्तान में जो अटॉनमी और अकाउंटेबिलिटी का जो है ना बड़ा एक अजीब सा मिक्सचर आ गया है कि समटाइम्स वी आर टाइंग अप अकाउंटेबिलिटी विथ अटोनॉमी, द अदर टाइम्स वी आर ओवरलैपिंग बोथ। तो ये अटोनॉमी का इशू जो है वो गवर्नेंस के साथ लिंक्ड है। गवर्नेंस बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे आपको बताऊं, हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडीज है जहां से हमने चीजों को फार्मुलेट करना होता है। उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टी है, उसके बाद फिर एकेडमिक काउंसिल है अगर हम कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक काउंसिल भी इनफ नहीं है, फिर हमें सिंध HEC से NOC लेना होता है, फिर हमें फेडरल HEC से NOC लेना होता है। भाई हमने जब एक्ट बना लिया, सिंध असेंबली ने या फेडरल असेंबली ने पास किया, तो हमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना कि हम अपने हिसाब से प्रोग्राम स्टार्ट करें। अब वो टाइमिंग या शेड्यूल जो यूनिवर्सिटी बनाती है और जो गवर्नमेंट के पास होता है वो डिफरेंट होता है। हमने प्लान बनाया कि सितंबर में सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, हमने अप्लाई कर दिया, टाइम NOC में ज्यादा लगा तो चलो जी वो सेमेस्टर मिस हो गया, दूसरे सेमेस्टर में चीजें आ गई और NOC। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये पॉलिसी मेकिंग होती है, बजटिंग होती है, सिंडिकेट की मीटिंग्स होती हैं, सेनेट की मीटिंग्स होती हैं, फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी, इन सारे जो स्टेट्यूटरी फोरम्स हैं जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे होते हैं, उसके बाद भी हमें सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखना होता है कि वो इस चीज को कैसे देख रहे हैं। ये तो हो गया फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब इनफॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट इज मोर डेंजरस and that is more deeply intertwined with the governance of the institution by its locality। कि सक्कर के डायनामिक्स और होंगे, कराची के डायनामिक्स और होंगे, अब लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है तो उसके डायनामिक्स और होंगे, और अगर इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है तो उसके गवर्नेंस के डायनामिक्स और होंगे। ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जहां पे हमें ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान में बैलेंस क्रिएट करना है। और फिर वाइस चांसलर अगर बैलेंस करने की कोशिश करता है तो वो फिर वो मतलब उसमें चीजें बहुत ही आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बात भी करना चाह रहा था, जहां आपने बात की ऑटोनॉमी की, तो कहीं ये ऑटोनॉमी मिसयूज तो नहीं हो रही? क्योंकि मैंने कुछ जगहों पे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सिंध के अंदर देखा कि वाइस चांसलर्स जो हैं बस वो डेफिनेटली वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिम्मेदारी है कि इदारे को चलाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बड़े वो जो है ना अपनी सिंडिकेट और इनके डिसीशंस में चाहे सही है चाहे गलत है, वो कहते हैं कि बस सिंडिकेट ने कर दिया तो बस अप्रूव हो गया। और तो हाउ फॉर सिंडिकेट, और देखिए ना मैं ये समझता हूँ कि आपकी सिंडिकेट इज एन इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह उसका रोल है। लेकिन कभी कभी ऐसे डिसीशंस भी मैंने खुद पर्सनली देखे कि जहां वो सिंडिकेट के डिसीशंस कानून के उसमें से मतलब बालातर तो नहीं है। तो ये ये क्यों हो रहा है? और ये फिर आपकी बात वही आ जाती है कि ये अकाउंटेबिलिटी का या तो फैक्टर इतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो शिकायत तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के वाइस चांसलर्स की भी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने शुरू में कही कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चीजें वक्त पे नहीं होती और आप अपने जो गोल सेट करते हैं उनको अचीव करना टाइमली मुमकिन नहीं होता। लेकिन साथ साथ इन हाउस अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे काम वाइस चांसलर्स कर देते हैं जिनकी कानून में एज सच कोई प्रोविजन नहीं, लेकिन वो उस पे के सिंडिकेट ने कर दिया तो बस हो गया। इस पे क्या कहेंगे आप? ये आपकी बात वजह है और आई पार्शली एग्री विद दैट, लेकिन पार्शली एक दो आर्गुमेंट्स मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारे पास हमारे ऊपर लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है उसका बहुत ही अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे हमारे जो फोरम्स हैं जहाँ पे हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स नहीं होते बल्कि एमिनेंट पर्सन्स भी होते हैं बाहर से, उनका भी ओपिनियन उसमें होता है, उनका भी इन्फ्लुएंस उसमें होता है। और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं टीचर्स के, नॉन टीचिंग जो स्टाफ होता है उनके, और फिर वो इन कैमरा सेशंस होते हैं।
तो अगर अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को हम सामने रखें, अगर अकाउंटेबिलिटी पे हम ढीले ना पड़े और स्ट्रक्चर्ड अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं है कि कोई भी आके उठ के पूछे कि भाई आपने ये क्या किया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो स्ट्रक्चर्ड अकाउंटेबिलिटी है जिसमें इदारों का एहतसाब करते हैं, बल्कि एहतसाब करने से पहले प्रिवेंट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये इदारे एक फर्द के मातहत ना हो, बल्कि सिंडिकेट और सेनेट और ये दूसरे स्टेट्यूटरी फोरम्स हैं वो प्रॉपरली काम करें। हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से सेनेट का इजलास नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता उसके रीजंस क्या थे। 8 साल से ये यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, एक दफा सेनेट का इजलास हुआ था और दूसरी दफा मैंने आके अपनी 6 महीने के टाइम में पीरियड में दूसरा सेनेट का इजलास करवाया। अब उसमें सेनेट के इजलास में होता ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो 2 चीजें होती हैं। एक, हम एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट देते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें जो होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है हम बजट पास करवाते हैं। अब बगैर बजट के इदारा चल रहा है तो उसमें आपकी बात सही है कि ऑटोनॉमी को वायलेट किया जा रहा है जो ऑटोनॉमस, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ पे है, उनका अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कहाँ पे है कि भी पूछे कि ये 4 साल गुजरे हैं तो आपने क्यों नहीं किया, ये क्यों लेटर नहीं आया आपकी तरफ से सेनेट का, क्योंकि सेनेट जो है उनके चेयर जो है वो सीएम होते हैं। अब कोई वहां से मिनिस्ट्री से पूछे भाई एक यूनिवर्सिटी में 4 साल से 5 साल से 3 साल से 2 साल से जो एक साल में एक दफा कम से कम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा। अगर टाइमली ये चीजें गवर्नमेंट लेवल पे उठाई जाएं तो ये गैप नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऑटोनॉमी के नाम पे, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि लठ लेके गवर्नमेंट वाइस चांसलर के पीछे लग जाए कि आपने ये करना है वो करना है, लेकिन ये कि कम से कम लेटर देख के रिमाइंडर तो डाल सकते हैं ना भाई आपकी जो सेनेट की मीटिंग है वो ड्यू है, क्योंकि उसकी जो चेयर है वो सीएम साहब करते हैं या फिर मिनिस्टर साहब करते हैं, तो वो नहीं पूछा जाएगा जब तो चीजें जो है वो लूज एंड पे चली जाती हैं। अब यही चीजें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में होती हैं। फिर क्वेश्चन मार्क आता है वाइस चांसलर की ऑटोनॉमी पे। तो ऑटोनॉमी एक अच्छी चीज है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वाइस चांसलर मादर पिदर आजाद है या फिर वो जो है वो किंग है, वो अपनी मर्जी से फैसले करता है। लेकिन जो फोरम्स हैं उन फोरम्स को प्रॉपरली अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाने के लिए जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर, मतलब यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है, सिंध एचईसी है और फिर हायर एजुकेशन कमीशन है। अब ये तीनों जो इदारे हैं वो पैरेलल काम कर रहे हैं, तो इदारे को खास करके यूनिवर्सिटियों को कुछ गैप पैदा करने से या गैप पैदा होने से पहले ही उनको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई आपका जो ड्यू टाइम है सेनेट की मीटिंग का वो मिस हो रहा है, आप काइंडली फटाफट इसकी तैयारी कर लें। ठीक है आप। तो इससे ये होता है कि जो ऑटोनॉमी की वजह से वायोलेशन होती है ऑटोनॉमस स्टेटस की, वो कम हो जाएगी और हम पनिशमेंट और वायोलेशन की बजाय प्रिवेंशन की तरफ चले जाएंगे कि वो सूरत हाल ही पैदा ना हो जहाँ पे हमें ये चीज करनी पड़े। डॉक्टर साहब, आपने बात की सिंडिकेट की कि सिंडिकेट में बाहर एमिनेंट मेंबर्स भी हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि सिंडिकेट के अंदर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई 60% तो फैकल्टी मेंबर्स ही हैं हर स्लॉट से, हर उससे, राइट फ्रॉम लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर, फिर डीन, फिर चेयरमैन। और तो सुना ये गया है और देखा ये गया है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ विदाउट नेमिंग एनी इंस्टीट्यूशन, कि चूंकि वो सारे इन हाउस मेजॉरिटी में हैं वहां पे, और एक चंद 4-5-7 कह लें कि बाहर से मेंबर्स भी आते हैं, उनमें से कुछ आते भी हैं कुछ नहीं भी आते हैं, और उनकी नॉमिनेशंस अक्सर वाइस चांसलर की रिकमेंडेशन पे ही होती है, तो वहां पे डिसीशंस की मेरिट कंप्रोमाइज हो जाती है। जो बेनिफिट्स फैकल्टी मेंबर्स और इदारे के अपने लोगों के लिए फेवर में होते हैं वो तो बड़े जल्दी क्विकली हो जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए एज सच कोई आगे आके बात करता नहीं है। तो क्या समझते हैं कि ये जो आपकी सिंडिकेट है विच एक्ट्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी इदारे के अंदर, यहाँ ये जो सिंडिकेट के मेंबर्स की सिलेक्शन है फ्रॉम विद इन द यूनिवर्सिटी, और इस
ये कहने दें कि इस तासुब के साथ कि 60-70% तो टीचर्स हैं, तो ये होना चाहिए या टोटली आप बाहर से ले लें अगर आप चाहते हैं कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से? क्योंकि देखिए, मैं अपने ही हक की बात करूंगा, मैं अपने लिए ही बेनिफिट लूंगा। और इसी तरह ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उसमें सिंडिकेट में सारे टीचर्स, हमारे मोहतरम टीचर्स जो हैं, वो जब बात करते हैं अपनी अपनी चीज़ों में बात करते हैं, अपने बेनिफिट्स पे बात करते हैं, अपने अलाउंसेस, अपनी और चीज़ें करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि कहीं कहीं ये चीज़ें बियॉन्ड द लिमिट और आगे निकल जाती हैं। और चूंकि वो सब एक साथ ही हैं, तो कहीं कहीं वाइस चांसलर्स प्रेशर में आ जाते हैं और वो उन चीज़ों पे भी दे आर हैंड इन ग्लव कि एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो क्या ये ठीक है सिंडिकेट का सिस्टम और इसकी कंपोजिशन? कुछ और होना चाहिए इसके अलावा? सबसे पहले तो जो मेरा ख्याल है कि जो टीचर्स की रिप्रेजेंटेशन सिंडिकेट में है वो 60-70% तो नहीं है शायद। लेक्चरर्स में से एक इलेक्ट होता है, तो लेक्चरर 4 कैटेगरीज है हमारे पास टीचर्स की। लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो ये 4 हमारे पास सिंडिकेट में मेंबर्स होते हैं टीचर्स। उसके बाद फिर डीन का नॉमिनेशन होता है, वो डेफिनेटली वाइस चांसलर 3 नाम भेजता है और सीएम साहब उनमें से किसी और को। तो एक डीन होता है, भले आपके पास 6 फैकल्टीज हों, 7 फैकल्टीज हों। तो ये 5 टीचर्स होते हैं सिंडिकेट में जो टीचिंग के नुमाइंदे होते हैं। इसके अलावा तो कोई टीचर नहीं होता जो सिंडिकेट में हो। अब मेरे पास जो सिंडिकेट में मेंबर्स हैं, शायद मुझे अगर एग्जैक्ट याद हो 20-22 के करीब हैं। इसमें से 5 हमारे जो टीचर्स हैं, बाकी तो बाहर के। तो एचईसी का नुमाइंदा है, फेडरल एचईसी का नुमाइंदा है, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स का नुमाइंदा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नुमाइंदा है। एमिनेंट पर्सन्स हैं 3 हमारे पास, एक आर्ट्स के, साइंस के, ह्यूमैनिटीज के, ये हैं हमारे पास। उसके बाद जो रजिस्ट्रार होते हैं, फिर एक अफसरों का नुमाइंदा होता है नॉन टीचिंग में। तो मेरा ख्याल है कि हम कभी कभी एग्जेजरेट कर लेते हैं कि टीचर्स की नुमाइंदगी जो सिंडिकेट में है वो ओवर एम्फेसाइज्ड है। ऐसा नहीं होता। बाकी ये है कि वो वोकल होते हैं, उनको पता होता है सिस्टम्स का, कानून का, तो वो हो सकता है डोमिनेट कर रहे हो हाउस को। ये एक टेक्निकल चीज है कि अब अगर हमारे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बाहर से एमिनेंट पर्सन होते हैं या दूसरे एचईसी और उसके नुमाइंदे होते हैं, उनको अगर प्रॉपरली एजेंडा का पता हो, एजेंडा को पढ़ पढ़ के आए, तैयारी करें, एक एक चीज के बारे में होमवर्क करें, यूनिवर्सिटी में अपना इंटरेस्ट शो करें डेवलपमेंट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, उसके कानून के हिसाब से, तो शायद वो टीचर्स के हम पल्ला बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के ओवरऑल सिस्टम में। लेकिन जो तनासुब है टीचर्स का सिंडिकेट में, वो 60-70% मेरा नहीं ख्याल किसी भी यूनिवर्सिटी में होगा। अच्छा, कुछ जगहों पे आपने सही फरमाया, जैसे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल दी, और वो ठीक है, इसी तरह होगा। लेकिन मैं कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज, कराची शहर की और उनकी सिंडिकेट के मेंबर्स, अगर वो टीचर्स की रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं टीचर्स जो किसी और टाइटल के साथ वो आ जाते हैं। बहरहाल मकसद ये नहीं है, मकसद तो यही है कि हम अपनी उन चीजों को दुरुस्त करें। अगर हमें लगता है कि कुछ खराब है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी जरूरत है। कभी कभी लोप साइडेड डिसीजंस भी आने का चांस रहता है अगर हमारे पास तनासुब ज्यादा हो in terms of number or in terms of knowledge and information that the teachers are having about the laws in the university and the current circumstances. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, बिल्कुल फ्रेली कह रहा हूँ आपको। सर, और खुशी ये हो रही है सर, कि हायर एजुकेशन ने और गवर्नमेंट ने एक राइट कैंडिडेट को इस जगह बिठाया जहाँ उसे होना चाहिए। आपकी सोच सर, के बहुत साथ, शुक्रिया। आपकी इस अप्रोच के साथ, आई एम कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ये इदारा हायर एजुकेशन का प्रॉस्पर करेगा, आगे बढ़ेगा और लोगों को और स्टूडेंट्स को एक रहनुमाई मिलेगी। कुछ ऐसा आखिर में कहना सर, चाहें, कोई मैसेज जो आप समझते हैं कि अच्छा है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्या कहेंगे? सर, मैं समझता हूँ कि जो हम बचपन में वो सबक पढ़ते थे कि बार आइंदे जो अब्बो है, so the child is father of tomorrow, so we are preparing those fathers here
and these children who are coming, they are only 17-18 years old, और उनको चीज़ों का पता नहीं होता, करियर के बारे में पता नहीं होता, और मैनर्स के बारे में नहीं होता। हम उनको नॉलेज भी देते हैं, बल्कि उनको ये भी बताते हैं कि आपका इस धरती के साथ, आपका इस गवर्नमेंट के साथ, आपका इस शहर के साथ रिश्ता क्या है। तो अगर हम उनको एनवायरनमेंट अच्छा देंगे, दे विल बी थिंकिंग। हमने आपके तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी जब मैंने ज्वाइन किया तो वो किसी और तरह से थी, और जब मैंने ज्वाइन किया है और उसके बाद 6-7 महीने में हमने कोशिश की है कि इसका रूप चेंज करें। तो सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश की। पहला सेमेस्टर तो हमारा निकल गया, क्योंकि जब मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया तो ऑलमोस्ट सेमेस्टर स्टार्टेड इन जनवरी, तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दे सकूं। लेकिन मैंने विजिट किया, क्लासेस को क्लीन करवाया, जहाँ पे लाइट कम थी, जहाँ पे पंखे नहीं थे, जहाँ पे शीशे टूटे हुए थे, वो सारे हमने रिप्लेस करवाए। क्लीनिंग पे ध्यान दिया, टॉयलेट और उसमें गर्ल्स कॉमन रूम पे ध्यान दिया। एक एक दो मरतबा एक कंप्लेंट आई बच्ची की कि हमें बसों में कंप्लेंट है, कुछ ड्राइवर जो है वो रैश ड्राइविंग करते हैं या क्या। तो हमने बसों को सीसीटीवी मॉनिटरिंग में डाल दिया कि 3 कैमरे जो है वो सीसीटीवी कंट्रोल्ड हों ये सारे बसेस, ताकि हमें किसी को कहने की जरूरत ना हो, और जो ड्राइवर है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ही सेल्फ उस पे आ जाएं और अपने आप को चीज़ों को खुद मैनेज करते चलें, और उनको ये एहसास हो कि somebody is looking at us, watching us। तो उसके बाद कंप्लेंट्स खत्म हो गई। जब हमारा सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो हमने फिर ओवरहॉलिंग शुरू की अपनी क्लासरूम्स की, और हमने नॉर्मली एक यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का मुझे पता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नहीं पता, वहाँ पे एक स्मार्ट क्लासरूम एचईसी ने अप्रूव किया हुआ था। हमने उस स्मार्ट क्लासरूम, हमारे पास भी एक ही स्मार्ट क्लासरूम है जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने उस जैसे 7 प्रपोज किए हैं, बल्कि प्रपोज नहीं किए, उन पे काम शुरू किया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। आईटी इक्विपमेंट उनके लिए हमने शुरू किया हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं शुरू किए हुए हैं। हम आउटरीच बढ़ा रहे हैं अपनी। ठीक। एनवायरनमेंट अच्छा होगा, दीवारें अच्छी होंगी, जब हमारा ऑफिस अच्छा है तो हमारी क्लासरूम भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने उस के तहत हमने कहा कि जी जो क्लासरूम का स्टैंडर्ड है वो वाइस चांसलर के ऑफिस जैसा ही होना चाहिए। कोई इस तरह के रंग उखड़ा हुआ, छतें उखड़ी हुई इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जनरेटर का कनेक्शन होना चाहिए हर जगह पे। एयर कंडीशनर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज हम वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट बच्चे को आप अच्छा देंगे तो उनका मॉरल रिस्टोरेशन होगी। वो अपने पता नहीं किस माहौल से आ रहे हैं बच्चे, घर में किस तरह का माहौल है, कितना मुश्किल में है वो, किस तरह से यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, तो उनको आगे की सोच के लिए कम से कम वो प्लेटफॉर्म तो देना जो बड़े शहरों में बड़े जो यूनिवर्सिटियां अपने बच्चों को जी दे सही रही हैं, कहा आपने। तभी तो वो आगे का सोच सही सकेंगे। कहा आपने और डॉक्टर उसके साहब। बाद हाँ, फिर हमने, सर माफ कीजिएगा, आप जी एक जी, और प्लीज बात प्लीज। आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, हमारी बिल्कुल। जो हमारी दूसरा जो था, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था, वो हम कर रहे हैं, और कैंटीन है और प्लांटेशन है। हमने एग्रेसिव प्लांटेशन जो है वो ड्राइव शुरू की हुई है ग्रीन कैंपस के हवाले से। वो इंशाल्लाह जल्दी हमारी वीडियोस आएंगी, हम बनाएंगे और वो उसमें स्प्रेड करेंगे, सबको विजिट के लिए बुलाएंगे, और इंशाल्लाह हम आपको 2 हफ्ते के बाद फिर दावत देंगे कि आप हमारा एक लाइव सेशन जो है हमारे वर्चुअल हम बच्चों के करें साथ करें, आपका, वो जरूर आपको जरूर। फीडबैक देंगे, डॉक्टर और हम साहब। आपको वीडियोस शेयर करेंगे। हम्म हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एडजंक्ट फैकल्टी लें नस्ट से। हम्म हम एडजंक्ट फैकल्टी लें इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, आईबीए कराची और लम्स से, हम्म और उनके बिहाफ पे हम जो है हमारे अपने बच्चों को इस्लामाबाद और कराची का फ्लेवर दें कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे भी कोई ख़ास ऐसी बड़ी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही, वही लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप सोचें कि आप किसी से कम नहीं हैं। ओहो, बहुत तो अच्छी बात। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत। हमारा जो प्लान है वो ये कि हम आउटरीच को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि हम सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ों को नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल चीज़ों को इस तरह से इम्प्रूव करें कि हमारा जो ग्रेजुएट हो वो ना सिर्फ ये कि उसमें कंपटीशन में उसके अंदर ये नहीं हो कि जो लो फील करे किसी कराची और इस्लामाबाद के स्टूडेंट के सामने, बल्कि उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम क्लास फ्रॉम वेयर दीज स्टूडेंट्स आर कमिंग। सर शिकारपुर बहुत वैसे तो शुक्रिया। मेरा शहर है, बड़ी डीप रूटेड लिंक्स हैं
लेकिन साथ साथ बदकिस्मती ये भी है कि चूंकि बहुत अरसा बाहर रहा हूँ इस्लामाबाद में और कराची में, और कुछ अरसा बाहर भी था, तो उसकी वजह से ज़रा कम आना हुआ है। और इंशाल्लाह अब और कुछ ना सही, कम अज़ कम अगर इस इदारे के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो आई वुड बी हैप्पी टू सर्व। और दूसरा ये सर है जजाकल्ला। कि और दूसरा ये है कि आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू टुडे ऑन माय पॉडकास्ट। और मैं चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि हम वर्चुअल टूर करवा सकते हैं अपनी इसी पॉडकास्ट में, अगले किसी सेशन में हम दिखाएं लोगों को कि क्लासरूम बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या हैं और क्या मज़ीद चाहिए। तो ये हम मिलके कर सकते हैं। आप जब चाहेंगे और जिस वक्त कहेंगे वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर सर बहुत पॉडकास्ट। शुक्रिया। और बड़ी खुशी हुई इसी उसके एक साथ ही। आखिरी चीज बिफोर जरूर। वी वाइंड अप, जरूर। ये बहुत ज़रूरी है, हमने वाइस चांसलर स्कॉलरशिप जो है, मेरिट स्कॉलरशिप, वो अनाउंस किया है, अगले सेमेस्टर से वो भी इम्प्लीमेंट होगा। इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को हम फुल फी वेवर, 75% फी वेवर और 50% फी वेवर देंगे। ये रिकग्निशन होगी, हम्बल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, कि ये बच्चे हमें अगर कभी भी फाइनेंशियल हर्डल की वजह से ये बच्चे पीछे ना रह जाएं, तो हम इनकी उंगली पकड़े रहेंगे तब तक जब तक ये कहीं पे अपना सही कहा मुस्तकबिल आपने। बनाने के काबिल बड़ा ना हो। अच्छा जज्बा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी काम, बहुत सही आपकी डायरेक्शन। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको बच्चों को और इस नई आने वाली जनरेशन को सर्व करने का मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमीन। साहब। जजाकल्ला सर, थैंक यू वेरी मच।